है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने क्रोमेटोग्राफी के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह पढ़े थे। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और नया सीखेंगे एंड इसके बाद में जो लास्ट में जो हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो कि आपके बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में जो है आ चुके हैं एंड आप जो है उन क्वेश्चंस को जो है बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद में। तो बिना देर किए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैंने टाइप्स लेके रखे हैं जिनके रिगार्डिंग जो है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में सबसे पहला हमारा है वो है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले क्या है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एंड लास्ट के वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के बारे में। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे विजिट करके जरूर देखना, बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ये थोड़ा समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ देखिए एडजॉर्प्शन में जो आप यूज़ करते हैं, तो देखिए इसे याद करने का तरीका देखिए। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक फेनोमेना होता है जैसे इस तरीके से एक सॉलिड सरफेस होता है एंड उसके ऊपर में जो है आपका कोई भी जो सब्सटेंस होता है आके उसके ऊपर में चिपक जाते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं एक सरफेस फेनोमेना होता है। एंड इसमें मेनली क्या होता है कि जो ये सरफेस होता है ये मेनली सॉलिड होता है। ओके, ये सॉलिड होता है एंड यहाँ पे ये सॉलिड होता है एंड इसके अपोव में आके मेनली ये गैस और लिक्विड ही आके इसके ऊपर में जो चिपक सकते हैं एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो सरफेस होता है वो हमारा सॉलिड होता है एंड जो ऊपर में जो चिपक रहा है वो क्या हो सकता है मोबाइल लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज एंड जो लिक्विड और जो गैस होता है उसे हम बोलते हैं मोबाइल फेज। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये जो एडजॉर्प्शन आप यूज़ करते हैं ये फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए, किसके लिए करते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए आप ये यूज़ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, सेकंड हमारा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्या है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन में आप क्या यूज़ करते हैं, देखिए स्टेशनरी फेज जो देखिए आप इसमें लिक्विड यूज़ करते हैं। जो स्टेशनरी फेज होता है लिक्विड क्या लोग यहाँ पे ये मूव करता है, जो आपका मोबाइल फेज होता है एंड जो मोबाइल फेज आप यूज़ करते हैं वो लिक्विड और गैस यूज़ करते हैं, लिक्विड और गैस। तो आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा कि आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, आगे चल के हम ये क्वेश्चन करेंगे भी कि विच वन इज नोन एज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड और लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये चीज़ ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज के लिए मैं बता दूं आपको, इनमें जो होता है आयन्स के एक्सचेंज होता है। अगर एक जनरली मैं इस जगह पे आपको शॉर्ट में लाइन दूँ, अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज ना करूँ, यहाँ पे आयन्स के एक्सचेंज होता है एंड इसे आप नॉर्मली अनदर नेम से जान सकते हैं, उसे बोलते हैं आयन्स क्रोमेटोग्राफी, आयन क्रोमेटोग्राफी अभी ऐसे बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है साइज एक्सक्लूजन। अब साइज एक्सक्लूजन क्या होता है, इसे आप जेल फिल्ट्रेशन और जेल परमिएशन भी बोलते हैं। आपको इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वन इज ऑल्सो नोन एज जेल फिल्ट्रेशन और जेल परमिशन। ओके, यहाँ पे ये भी पूछा था विच वन इज ऑल्सो नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे इससे कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप एंट्रेंस में आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट के वीडियो में हमने कुछ टाइप्स डिस्कस किया था जिसमें प्लेनर एंड एक हमने कॉलम के बारे में बात किया था, जो कि 2D एंड 3D मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो उसी में मैंने एक पार्ट आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड TLC बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए सबसे पहले बात करेंगे एंड उसके बाद TLC को जो हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। तो पेपर को हम चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी, और इसे ही आप बोलते हैं 2D और इसे ही आप बोलते हैं प्लेनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनर भी बोलते हैं। तो देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहला बात मैंने आपको बोला था कि पेपर में आप मेनली एक इस तरह के पेपर यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे जो आप सर्टेन टाइम तक में ये जो एनालाइट है वो कितना मूव करता है उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे कैलकुलेट करते थे। यानी इसमें जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था, मेज़र करते थे एंड जो टाइम होता था वो फिक्स्ड होता था, क्योंकि मान लीजिए 1 आवर के लिए आप एनालाइट को यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं। आगे चल के हम फिगर में भी समझेंगे इस चीज़ों को। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे टाइम जो होता है फिक्स्ड होता है एंड डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बता चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये पेपर से ही आपको पता चला है कि ये जो आपका जो क्रोमेटोग्राफी होगा ये पेपर के ऊपर में होगा। तो आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि ये पेपर किस चीज़ का बना होता है। तो चलिए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पेपर होता है वो पेपर मिला बना हुआ होता है आपका सेल्यूलोज से।
ठीक है। अब देखिए सेलुलोज से यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी कि सेलुलोज में क्या प्रेजेंट होता है, फ्री OH आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेलुलोज पेपर को जो है आपको पोलर बनाता है। क्या बनाता है? सेलुलोज पेपर को आपका पोलर बनाता है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे फ्री OH आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा सेलुलोज पेपर होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा पोलर होता है। ये सभी टर्म्स आगे चल के बहुत काम आएंगी, अभी जस्ट इसीलिए आप इन सब चीज़ों को नोट कर चलें। जो सेलुलोज पेपर होता है वो पोलर होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट क्या है, सेलुलोज हैज एफिनिटी फॉर वाटर। देखिए सेलुलोज क्योंकि यहाँ पे ये पोलर होता है तो इसका एफिनिटी होता है वाटर्स के लिए और अदर पोलर सॉल्वेंट्स, जो अदर पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके लिए हाई एफिनिटी होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पोलर जो होता है पोलर के साथ में अच्छा यहाँ पे एफिनिटी शो करता है। एंड होल्ड्स देम स्ट्रॉन्ग थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी जो सेलुलोज है, ठीक है, जो सेलुलोज होता है वो आपका जो होता है पोलर सॉल्वेंट्स को या फिर वाटर को जो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है। ये दो बात आप पहले यहाँ पे समझ ले। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें RF वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो RF का मैंने उस दिन आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट फ्रंट डिवाइडेड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये तो थी कुछ पेपर क्रोमेटोग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब हम देखते हैं उसको प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक पेपर क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए आपका एक पेपर दिया हुआ है एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे और एक चीज़ नोट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेपर दिया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो आप शुरू में देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट किए हुए हैं रेड कलर में, इस तरीके से जो है वो आपके क्या है, वो एनालाइट है, वो आप क्या है, एनालाइट है एंड आपको यहाँ पे सॉल्वेंट दिए हुए हैं। अब देखिए जब ये सॉल्वेंट और जब ये एनालाइट जो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये मोबाइल फेज बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था। अब देखिए जैसे ही ये एनालाइट एंड सॉल्वेंट मिक्स हो गए तो ये ऊपर की ओर मूव करने लगते हैं, ओके। एंड उसके साथ साथ जो सॉल्वेंट है वो भी ऊपर की ओर मूव करने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट जो यहाँ तक मूव किया है एंड आपके जो एनालाइट्स थे वो यहाँ तक आपके मोबाइल फेज में होकर इस तरीके से मूवमेंट कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ये आपका किस तरीके से, ये आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी इस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने इस पेपर को अब हमने निकाल लिया है, ओके। इस पेपर को जो है अब हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए ये जो रेड कलर जो स्पॉट आया है वो रेड कलर यहाँ पे है एंड यहाँ पे देखिए ये पर्पल कलर है एंड ये आपका ब्लू कलर आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंड उसके साथ में जो आपका सॉल्वेंट जो यहाँ तक मूव किया था वो सॉल्वेंट आपका यहाँ तक मूव कर चुका है। अब देखिए इसके लिए आपको RF निकालनी है। तो आप RF कैसे निकालेंगे, ये आपका ओरिजिन था जहाँ पे आपने यहाँ पे 2 पॉइंट इस तरीके से आपने कर रखे थे। अब देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक जो दिया हुआ है, जो सॉल्वेंट आपका मूव किया है वाटर इस तरीके से, उसे आप बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट एंड जो आपके डिफरेंट कलर जो 3 तरीके से आपके यहाँ पे मूव किए थे उसे आप बोलते हैं सॉल्यूट फ्रंट। यहाँ पे यानी हमारे पास कितने सॉल्यूट फ्रंट हुए, 1 2 एंड 3। अगर इस केस में अगर आप RF वैल्यू निकालेंगे तो RF वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक तो यहाँ पे 2 बाय यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये दूसरा RF क्या होगा 6, ये इक्वल टू हो जाएगा 6 बाय 10 एंड ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 बाय 10। जब आप इसे तीनों को सॉल्व करें तो ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे 3 RF वैल्यू इस केस के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने जो कलर यहाँ पे सेपरेट किया या फिर अगर आप मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं ये जो 3 अलग अलग कलर के जो मॉलिक्यूल्स है आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उन्हें आपने सेपरेट किया। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये ज़्यादा ऊपर आ गया ब्लू वाला एंड पर्पल वाला नीचे एंड जो आपका रेड था वो सबसे नीचे आया, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की रीज़न क्या था? तो चलिए मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए ये ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी आपके कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को या फिर जिसे भी आप सेपरेट करते हैं, उनकी कुछ पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी होती है। इस बात को आप ध्यान समझिएगा, उनकी कुछ पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी होती है। सच दैट अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपका एक यहाँ पे कोई भी एनालाइट आपने लिया है, ठीक है, जो एनालाइट आपने यहाँ पे सॉल्वेंट तो आपने लिया ही है एंड आपने जो कुछ यहाँ पे एनालाइट लिया है, ठीक है, वो एनालाइट जो है आपने क्या लिया है, एनालाइट जो आपने लिया है वो आपका पोलर है, ठीक है। अब आपका वो पोलर है तो अब उस केस में क्या होगा, जो अगर वो एनालाइट आपका अगर पोलर होगा तो यहाँ पे देखिए सेलुलोज के पेपर में जो है
आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज के पेपर में आपका यहाँ पे OH यानी वाटर आपका प्रेजेंट होता है, OH माइनस। आप देखिए यानी सेल्यूलोज पेपर जो आपका यहाँ पे पोलर है, यानी एक तरह से बात करें जो सेल्यूलोज पेपर यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। इसे क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज बोलेंगे। मतलब ये सेल्यूलोज पेपर आपका स्टेशनरी फेज है और वो आपका पोलर है। स्टेशनरी फेज आपका यहाँ पे पोलर है। अब जब इसमें जो है आप जो यहाँ पे अगर आप पोलर यहाँ पे आपने ले लिया अनालाइड, तो वो पोलर क्या करेगा, इसके साथ में बाइंड कर जाएगा, जो आपका यहाँ पे सेल्यूलोज पेपर था उसके साथ में बाइंड कर जाएगा। एंड इस केस में क्या होगा, ये ज़्यादा ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये ज़्यादा ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। इसी जगह अगर आप नॉन पोलर सब्सटेंस लेंगे या फिर लेस पोलर अगर आप कंपाउंड लेते हैं तो वो ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ओवरऑल कि जो आपका रेड वाला वो आपका यहाँ पे ज़्यादा पोलर था, ये पर्पल वाला थोड़ा सा कम पोलर था, एंड ये जो ब्लू वाला था वो बहुत ही कम पोलर था इस केस के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये तीन, यहाँ पे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पोलर था कौन कम पोलर था। यानी यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा पोलर होगा वो नीचे रहेगा एंड जो कम पोलर होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ये दो बात आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उस केस में जो ज़्यादा पोलर होता है वो नीचे रहता है एंड जो कम पोलर होता है वो ऊपर चला जाता है। ये इसीलिए बिकॉज जो आप सेल्यूलोज पेपर यूज़ करते हो वो आपका यहाँ पे पोलर होता है और वही आपका स्टेशनरी फेज है एंड ये जो मूव कर रही है ये आपके मोबाइल फेज होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो आप मेनली एन हेक्सेन, ये याद रखिएगा, एन हेक्सेन एंड इथाइल एसीटेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एन हेक्सेन एंड इथाइल एसीटेट आप इस केस के लिए यूज़ करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोलवेंट भी आपने जान लिया कि सोलवेंट आपका क्या होगा। एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कुछ कलर्ड के लिए आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कलर्ड के लिए कर रहे हैं। आगे चल के हम जानेंगे कि अगर यहाँ पे नॉन, यहाँ पे अगर कलर, अगर सब्सटेंस अगर आपके यहाँ पे कलर नहीं देते तो वो कैसे होंगे, तो वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे कलर्ड के लिए बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये RF एंड यहाँ पे पोलर एंड नॉन पोलर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट किया गया है डिफरेंट कलर से। एंड देखिए जो सारे कलर्स के यहाँ पे पॉइंट किए गए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन सा कलर यहाँ पे किस तरीके से सेपरेट हो रहा है, डिफरेंट कौन से कलर से ये मिलके बना हुआ था, उस चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है। ओके, अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पेज में लेते हैं फैक्ट्स। इससे क्या पता चला कि जो मोर पोलर कंपाउंड्स होंगे वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इस तरीके से जो पेपर होगा, जो मोर पोलर होगा वो लेस ही डिस्टेंस करेंगे एंड जो लेस पोलर होगा वो हायर डिस्टेंस शो करेंगे। ये ऐसा इसीलिए बिकॉज अभी जस्ट मैंने बोला कि सेल्यूलोज पेपर में आपका यहाँ पे OH माइनस प्रेजेंट होता है, यानी वाटर के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा एफिनिटी देता है, जिसके कारण जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर लेते हैं पोलर वाले एंड वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एंड जो नॉन पोलर वाले होते हैं वो हायर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ये बात आप नोट कर ले। अब देखिए स्टेशनरी फेज यहाँ पे हमने यूज किया, स्टेशनरी फेज हमने क्या यूज़ किया उसी के बारे में बता दूं। यहाँ पे पोलर था जो कि सेल्यूलोज पेपर था, यहाँ पे स्टेशनरी फेज था जिसमें सेल्यूलोज पेपर में जो वाटर प्रेजेंट है वो आपके इस केस के लिए यहाँ पे सेल्यूलोज पेपर में जो आपके वाटर प्रेजेंट है वो आपका हो गया इस केस के लिए स्टेशनरी फेज। एंड नेक्स्ट क्या है, मोबाइल फेज की अगर हम बात करें तो मोबाइल फेज आपका क्या था, जो आपने सॉल्वेंट मैंने बताया एन हेक्सेन एंड इथाइल एसीटेट, ये आप नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, एन हेक्सेन एंड इथाइल एसीटेट जो आपने इस केस में यूज़ किया एंड जो एनालाइड जो आपने पॉइंट किया था पेपर में इस तरीके से, उन दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो वो आपके मोबाइल फेज इस तरीके से बन जाएंगे एंड वो मोबाइल फेज की तरह आपके यहाँ पे मूव करने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे मोबाइल फेज। तो उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट्स जो आपको समझ आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। कुछ टाइप्स होते हैं जिनसे रिलेटेड जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्या क्या है वो टाइप्स। तो आपने नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर में जरूर देखे होंगे। अब जो है आपका यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि जो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होता है आपका, ठीक है, जो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होता है वो सिंपल जो आपका पेपर जो अभी हमने पढ़ा वही होता है, ठीक है, जो भी आपने पेपर पढ़ा वही होता है। यानी पेपर में भी आपने क्या पढ़ा कि जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज हमने क्या लेते हैं, स्टेशनरी फेज आप लेते हैं सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज लेते हैं। सेलुलोज में क्या होता है, वाटर। अब इसमें वाटर होता है तो ये होता है वाटर आपका पोलर। तो यहीं से आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है एंड जो मोबाइल फेज होगा वो आपका जस्ट अपोजिट का नॉन पोलर हो जाएगा उस केस के लिए। ओके, नॉन पोलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मोबाइल फेज होगा नॉन पोलर होगा एंड स्टेशनरी फेज हो जाएगा आपका पोलर। तो अब यहाँ पे एक बात जो मैंने बोली कि इस तरीके से मैं इस तरीके से पेपर लेता हूँ तो इस तरीके से लिया मैं पॉइंट,
तो देखिए जो नॉन पोलर थे मैंने बोला ज़्यादा ऊपर जाएंगे एंड जो पोलर थे वो कम नीचे जाएंगे। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट नॉन पोलर सॉलिड, बिकॉज पोलर तो आपके पेपर में ही रह जाएंगे एंड नॉन पोलर जो है ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये मेनली नॉन पोलर सॉलिड को सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है। एंड द रियल स्टेशनरी फेज इज़ वाटर, जो आपका इसमें स्टेशनरी फेज अभी जस्ट सेलोज में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके सेलोज फाइबर के मतलब पेपर के बीच में आपके यहाँ पे होते हैं। तो ये थे आपके नॉर्मल फेज। एंड नेक्स्ट क्या है आपका रिवर्स्ड फेज। तो अगर आपने नॉर्मल फेज अगर आपने पढ़ लिया तो रिवर्स्ड फेज में सिंपली क्या होता है कि जो आपने स्टेशनरी फेज जिसमें लेना है वो आपका नॉन पोलर होगा। अब इसको याद रखने का तरीका मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा, बट अब यहाँ पे पहले सुन ले कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज आपका होता है नॉन पोलर एंड जो मोबाइल फेज होता है आपका यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इट इज़ यूज टू सेपरेशन पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज अगर यहाँ पे स्टेशनरी फेज यहाँ जो आपका यहाँ पे नॉन पोलर होगा तो यहाँ पे जो पोलर वाले होंगे वो ज़्यादा ऊपर जाएंगे, बिकॉज जो आपका स्टेशनरी फेज है वो तो आपका नॉन पोलर हो गया इस केस के लिए। अब जब नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर के साथ में अच्छा इंटरेक्शन दिखाएगा एंड पोलर को तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ही नहीं स्टेशनरी फेज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में। तो इसीलिए जब पोलर होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू सेपरेट पोलर सॉल्वेंट्स। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसे याद करने का तरीका, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इसी में कन्फ्यूज होकर वो रह जाते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि जो आपके नॉर्मल फेज होते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, जो आपका नॉर्मल फेज होता है उसे हम बोलते हैं पेपर, उसे मैं समझ सकता हूँ या फिर आप भी समझ चलेंगे कि उसे आप पेपर क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपका क्या होता है सेल्यूलोज, एंड सेल्यूलोज क्या होता है उसमें वाटर, एंड वाटर क्या होता है आपका यहाँ पे पोलर। यानी नॉर्मल फेज में जो आपका स्टेशनरी फेज होता है आपका पोलर होता है एंड जो आपका मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। सिमिलरली आप उसी के जस्ट अपोजिट कर सकते हैं कि रिवर्स फेज में जो होता है आपका स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है एंड मोबाइल फेज होता है आपका पोलर। अब एक दूसरा बात यहाँ पे क्या है कि किससे सेपरेट करने में यूज होता है, तो अगर रिवर्स फेज देखेंगे जो मोबाइल फेज आपने यूज़ किया था उसी को यहाँ पे जो है आप उसके जस्ट अपोजिट को सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है इस केस के लिए। ओके, मतलब सॉरी, जो आप मोबाइल फेज यूज़ करते हैं वही मोबाइल फेज को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने पोलर यूज़ किया तो यहाँ पे आपके पोलर सब्सटेंस को सेपरेट होता है एंड आपके जो नॉर्मल फेज है उसमें आपके नॉन पोलर को सेपरेट करते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या है, इससे कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछ जाता है। इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बताता है, आइसोमेरिक मेटल सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोकेमिकल एनालिसिस एंड ड्रग एनालिसिस में इसका यूज़ किया था। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थे। तो अब हम चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में एंड देखिए ये क्वेश्चंस को आप खुद ही कर पाएंगे। सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज, देखिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है एब्जॉर्ब, यानी अगर मान ले एक सॉलिड सर्फेस है एंड उसमें जो आपका एक लिक्विड जो हो रहा है आपका एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट सेपरेशन टेक्निक। जो एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है किसके लिए होता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप यहाँ पे इस पेज में अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका होता है यूज्ड फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए एडजॉर्प्शन आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो एडजॉर्प्शन होता है आपका यहाँ पे नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, विच ऑन द फॉलोइंग इज 2D क्रोमेटोग्राफी। तो 2D अभी जस्ट मैंने पढ़ा आपको, ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिवर्स्ड फेस क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया रिवर्स्ड क्या होता है, रिवर्स्ड। तो देखिए रिवर्स्ड यानी नॉर्मल फेस का उल्टा। तो नॉर्मल में मैंने जस्ट बताया आपको क्या कि इसमें सेलुलोज होता है, ठीक है, सेलुलोज होता है पोलर। तो ये आपका स्टेशनरी फेज अगर नॉर्मल में पोलर हो गया तो रिवर्स में आपका हो गया नॉन पोलर स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इन विच द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज आपका पोलर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉलिड पोलरिटीज आर इन ऑर्डर ए बी सी, ए मोर देन बी मोर देन सी इन रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द इल्यूशन विल बी। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जस्ट मैंने भी आपको बताया कि जो रिवर्स फेज में होता है आप किसे सेपरेट करते हैं, पोलर करते हैं, यानी जो जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना जल्दी वो सेपरेट होगा और इल्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको पोलरिटीज के ऑर्डर दिए हुए हैं तो वही आपके ऑर्डर भी होंगे सेपरेशन के, बिकॉज जो ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा जल्दी सेपरेट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन द फॉलोइंग इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आयन एक्सचेंज एंड आयन क्रोमेटोग्राफी आर द सेम टेक्निक, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ाया था। तो
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे हुए होंगे एंड क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर आपको समझ आ रहे होंगे। नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट के लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।